सो हे एवरीवन, कैसे हो यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पार्थ भटनागर और आज हम इस वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट की, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की मैं बात करूं यार, तो ये जो है ना आईटी फील्ड का एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। ट्रेंडिंग यार ये अभी से नहीं, बहुत पहले से। क्यों? क्योंकि यार इस टॉपिक के अराउंड ना काफी सारे मिथ्स घूमते रहते हैं। तो कुछ मिथ्स की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा मिथ है जो आपने और मैंने कई बार सुना है, वो ये है कि यार जो डीएसए होता है ना, डीएसए आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिला सकता है, या तो एक बहुत अच्छी कंपनी में एक इंटर्नशिप क्रैक करा सकता है, या अगर डीएसए आपको नहीं आया तो आपकी कभी जिंदगी में जॉब लग ही नहीं सकती, या आप अच्छी इंटर्नशिप कभी एक अच्छी कंपनी में क्रैक कर ही नहीं सकते। तो यार ऐसा नहीं है यार, है ना। तो ये तो इज वन ऑफ द मिथ्स। एंड दूसरे मिथ की अगर मैं बात करूं, कुछ लोग जो होते हैं जो डीएसए को शुरुआत करते हैं, पूरी हिम्मत जुटाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि यार डीएसए कितना करना है, यार कितने क्वेश्चंस लगाना जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक में अगर अच्छे से कर लूं तो मुझे इंटरव्यूज में हेल्प हो जाएगी, या मैं जो है कोडिंग राउंड जो है वो क्रैक कर सकता हूं। तो यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे अपने इस आने वाले वीडियो में। तो यार शुरू करते हैं, है ना। तो मैं इस पूरे कोर्स को आपके लिए कुछ इस कदर डिजाइन करके लाया हूं यार, है ना। मैंने कुछ फेजेस में इस कोर्स को डिफाइन करा है ना। कुछ फेजेस में हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहे होंगे, कुछ फेजेस में हम एल्गोरिथम से फोकस कर रहे होंगे। तो यार ये फेजेस में डिवाइड मैंने इसलिए किया है ना, क्योंकि यार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। और हम पूरे टॉपिक को अगर एक साथ टारगेट करेंगे तो इट्स बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, है ना। तो फेजेस में मैंने इसको आप लोगों के लिए डिफाइन करा है। तो जरा उन फेजेस को समझते हैं अपने डीएसए रोड मैप में। सो यस, Here we are. So this is our DSA roadmap guys, है ना, जिसमें मैंने कुछ phases डिफाइन करे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें से फेज 1 में हम लोग टारगेट कर रहे होंगे C++ के बेसिक्स, है ना। C++ के बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो यार C++ इसलिए जरूरी है ना, कि आप इमेजिन करो सबसे पहले तो ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ठीक है। अब यार आप दोनों का आपस में कुछ भी कॉन्वर्सेशन करना हुआ तो कैसे करोगे? बहुत आसान सा काम है। आप इसको कुछ बोलोगे, ये आपको कुछ बोलेगा, आप दोनों एक दूसरे को बड़ी आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे यहां आप हो और ये आपका कंप्यूटर है, तो ड्राइंग को इग्नोर करना है यार। तो यार आप इन दोनों में डिस्कशन आपस में कैसे होगा? कंप्यूटर के साथ में समस्या क्या है ना, कि यार आप जो इसको बोलोगे ये इसको समझ नहीं पाता है। क्यों समझ नहीं पाता है? क्योंकि यार ये जो कंप्यूटर है ना, इसको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है। वो क्या है? योर वंस एंड जीरोस, विच इज कॉल्ड बाइनरी फॉर्मेट। अब यार हमको कुछ भी मैसेज कंप्यूटर तक पहुंचाना है तो सबसे पहले मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं, उसके बाद में उसको कंप्यूटर तक भेजूं। तो यार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लथार्जिक टास्क है, नहीं? तो यार उसमें होता ही है ना, ये काम को करने के लिए, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज होती है हमारे लैपटॉप में या हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, उसका नाम होता है कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, जो आपकी बातें हैं उसको लेता है और फिर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है, ठीक है। कंप्यूटर उस बातों को समझ करके आपको आउटपुट देता है आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। ये समझ में आया कंपाइलर का काम क्या होता है। अब यार कंपाइलर को भी ना एक सेट ऑफ रूल्स के थ्रू हम लोग कुछ समझाते हैं। हम कंपाइलर को डायरेक्ट ये नहीं समझा सकते कि यार बोले यार इसको ऐसा कर देना, इसको वैसा कर देना, ऐसा नहीं। आपको कुछ भी उसको इंस्ट्रक्शन देना है, इवन अगर आपको उसको हाय हेलो कुछ भी बोलना है, तो यार उसके लिए भी ना एक लैंग्वेज होती है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक तरीका होता है उन सब चीजों को बोलने का। और वो जो तरीका है, वो जो लैंग्वेज है, उसे हम बोलते हैं C++। या C++ को मैं बोल सकता हूं हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस में की अगर मैं बात करूं तो आपकी C++ है, जावा है, पाइथन है। तो यार ये जो है ना, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में से आती है ना। हाई लेवल लैंग्वेजेस का काम ये होता है कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, जो आप कंप्यूटर को देना चाह रहे हो, आप उसको उसमें लिखते हो या कोड करते हो, वो चीजें जाती है आपके कंपाइलर के पास में, और फिर कंपाइलर से वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर के आपके कंप्यूटर में जाती है ना। तो इस तरीके से पूरा एंड टू एंड प्रोसेस आपका चलता है, कि जिससे आप जो है इंस्ट्रक्शन देते हो अपने कंप्यूटर को और कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो
ये तो बात हो गई यार सी प्लस प्लस की फेज 2 की। अगर हम बात करें तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे होंगे हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स पे। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जस्ट इमेजिन 2 लोग हैं, ठीक है ना। दोनों लोगों को मैंने टास्क दिया है कि यार आपके पास में 2 रूम्स हैं, ठीक है, एंड 100 नंबर ऑफ बॉक्सेस आप दोनों के पास में, ठीक है। अब मैंने उन दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया कि यार ये जो बॉक्सेस हैं आपको इस रूम में जमाने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो दिस इज वेट, यस, दिस इज द स्पेस, ठीक है, जिसपे आपको वो बॉक्सेस जमाने हैं। अब अगर मैं बोलूं कि यार इस स्पेस में ना मैक्सिमम साइज है 10 बॉक्सेस को लेने का, ठीक है, 10 बॉक्सेस को लेने का, है ना। अब मैंने बोला है कि यार इस बॉक्सेस को आपको इस स्पेस में इस कदर जमाना है कि कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा बॉक्स को आप रख सको। तो सबसे पहले आदमी ने क्या किया? सबसे पहले आदमी ने जो बॉक्सेस है उसको एक के ऊपर एक रखना चालू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे एक के ऊपर एक रख करके इसने सारे बॉक्सेस को रख दिया। दूसरे बंदे ने क्या किया कि जो बॉक्सेस हैं उसको साइड बाय साइड रखा। ऐसे करते करते उसने 10 बॉक्स ऐसे रख दिए। क्यों? क्योंकि यार जो 10 बॉक्सेस हैं वो ही मैक्सिमम साइज है इस जगह का, और उसमें आपको इनको जमाना है। तो एक ने तो एक के ऊपर एक रख दिया। तो जिसने एक के ऊपर एक रखा वो ये बोल सकता है कि यार देखो आपने बोला था मैंने इतनी सी स्पेस में सारे 10 जो डब्बे हैं उनको रख दिया। अब वहीं जो दूसरा है उसने पूरी स्पेस ली है उन सभी बॉक्सेस को रखने की, है ना। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो मेरा गिवन इंस्ट्रक्शन था उनको, उस हिसाब से तो यार ये वाला बंदा जो है ये ज्यादा बेटर हुआ। क्यों? क्योंकि यार उसने कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस को अरेंज कर दिया। अब ये तो हो गया पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरे इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो यार अब मैं इनको बोलूंगा ठीक है भाई तुमने रख तो दिया, अब एक काम करो, ये जो बॉक्स है इसमें से नंबर 3 वाला जो बॉक्स है वो मुझे वापस निकाल करके लाके दो। तो अब क्या होगा ना, ये वाला जो बंदा है इसके लिए कहीं ना कहीं एक हेडेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसे ये वाला बॉक्स निकालना है तो इसको जो पहले के ऊपर वाले हैं 4, 5, 6 जो 10 तक के जो बॉक्सेस हैं उन सबको उठा करके अलग रखना पड़ेगा। फिर मुझे 3rd वाला बॉक्स रिट्रीव करके वापस ला करके देगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीधा सीधा जाएगा, इसको उठाएगा और मुझे ला करके दे देगा। तो अब ये क्या हो गई? ये हो गई सर्चिंग एक एल्गोरिदम होती है बेसिकली, है ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। तो डेटा स्ट्रक्चर पे अभी हम बने रहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि यार इसको इस तरीके से भी रखा जा सकता है, इन्हीं सब चीजों को इस तरीके से भी रखा जा सकता है। लेकिन अब वही दूसरे इंस्ट्रक्शन जब मैंने बोला कि 3rd नंबर वाला बॉक्स ला करके दो तो वो इसके लिए हेडेक बन गया और इसने बड़ी आसानी से ला करके दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा को रखने के बहुत सारे तरीके। व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना ये क्या है? डेटा यूनिट्स है। तो डेटा यूनिट्स को रखने का तरीका, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। आप डेटा को एक के पास में एक रख सकते हो, एक के ऊपर एक रख सकते हो। तो ये वाला जो तरीका होता है एक के पास में एक रखने का, उसको हम बोलते हैं एरे। एरे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा को एक के ऊपर एक रखना इसे बोला जाता है स्टैक्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो फेज 2 में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। देन कम्स आवर फेज 3। फेज 3 मतलब एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स की जो मैंने बात करी कि जैसे मैंने इसको इन दोनों को इंस्ट्रक्शन दिया कि यार 3rd नंबर वाला बॉक्स मुझे वापस निकाल करके दो, तो यार एक को उसको निकालने में पसीने छूट गए और दूसरे ने उसको बड़ी आसानी से निकाल लिया। तो ये जो होते हैं ना एल्गोरिथम्स, दिस इज यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया, डेटा को आपने अच्छी तरीके से रख दिया, लेकिन वही सिर्फ एक टास्क नहीं होता। आपको उस डेटा को वापस से रिट्रीव बैक कराना, उसको वापस से लाना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो क्या कहलाता है? वो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो मैनिपुलेशन जो होता है वो आपके एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है। तो एल्गोरिथम्स क्या है? इज अ सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर पाते हो, ठीक है। समझ में आया? तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स की तो ये हमने मोटी मोटी बात कर ली। और फेज 4 में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स पे। अब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स मतलब क्या? अगेन कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो यार अब यहां पे ना एक और बंदा आ गया, तीसरा बंदा, ठीक है। उसने
इसी स्पेस में बॉक्सेस को कुछ इस कदर रख दिया कि यार ये 3 4 और ये 5, और फिर जो बचे 5 है उसको इनके ऊपर रख दिया। तो क्या हुआ यार, इसने जो है ना ओवरऑल ये जो साइज था, 1 मिनट यार इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, तो यस दिस इज द अलोकेटेड साइज फॉर यू, और इस बंदे ने इसको इतने से में रख दिया, जबकि इस पूरे में 10 बॉक्सेस आ सकते हैं, लेकिन उसने इसको इस कदर रखा। तो यार ऐसा क्यों रखा कि यार उसको पता है कि यार अगर मैं एक के पास में एक रख दूंगा तो मेरे पास में क्या समस्या आ जाएगी कि यार मेरा स्पेस ज्यादा घेरने में आएगा, और अगर मैंने एक के ऊपर एक रख दिया बक्सों को तो उसमें क्या दिक्कत आएगी कि यार मुझे कोई सा निकालना हुआ तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो उसने क्या करा कि यार कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस को मैं साइड बाय साइड रख देता हूं और कुछ नंबर ऑफ बॉक्स को मैं एक के ऊपर एक रख देता हूं। उससे क्या होगा, कम से कम जगह में आपके ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, और कम से कम समय में आपने कोई भी बॉक्स को वापस लाने का बोला तो वो आपको ला करके दे सकता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। देयर आर वेरियस एल्गोरिथम्स। आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि यार कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आपको जो भी क्वेश्चन आज है उसमें कौन सी ऐसी एल्गोरिथम यूज करूं कि कम से कम समय में उस ऑपरेशन को मैं उस डेटा स्ट्रक्चर पे पूरा कर सकूं। ठीक है, ऑपरेशन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे आपका इंसर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, सर्चिंग हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसकी बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है ना। सर्चिंग की भी वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होती है, आपकी लीनियर सर्च होती है, बाइनरी सर्च होती है। तो हर एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर पे कौन सी लगेगी या कौन सी लगनी चाहिए, इन सब की बात हम कर रहे होंगे हमारे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के फेसेस में। कमिंग टू फेज 5th, हम लोग टारगेट करने वाले हैं यार इजी लेवल क्वेश्चंस, देन फेज 6th मीडियम लेवल क्वेश्चन, देन फेज 7 हार्ड लेवल क्वेश्चंस। तो यार ये जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे उस मिथ को बस्ट करने के काम में है कि यार हमको कितने क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। होता क्या है ना यार, कुछ बच्चे सिर्फ डीएसए में क्वेश्चन लगाते रहते हैं ना। अगर मैं उनको बोलूं ना कि यार तुम ईडी एनालिसिस करो, ईडी मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो वो ऐसा बोलेंगे कि यार ये भैया हमसे हो नहीं पाएगा, यार आप तो ना हमें क्वेश्चन दे दो, हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सही बात नहीं हुई है ना। जो भी मैं आपको काम बोलूंगा इंडस्ट्री में वो आपसे होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको डीएसए ही आपके दिमाग में होता है। तो इट्स नॉट समथिंग कि आपको जो है जॉब जो है सिर्फ डीएसए के बेसिस पर ही मिलेगी। देयर आर वेरियस अदर स्किल्स जो कि कंपनी आपसे पूछ सकती। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई यार हमारे डीएसए रोड मैप की कि हम उनको किस फेजेस में कवर कर रहे होंगे। नाउ कमिंग टू द सिलेबस ऑफ आवर कोर्स। तो ये कुछ सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर्स में, ये कुछ टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के जो हम लोग कवर कर रहे होंगे, जिसमें आपका एरेज आ जाता है, स्ट्रिंग्स आ जाता है, लिंक लिस्ट आ जाता है। देन कम्स आवर एल्गोरिथम पार्ट। एल्गोरिथम्स में यार ये वेरियस टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स हैं। देन एनालिसिस पार्ट, DAA, डिजाइन एनालिसिस ऑफ योर एल्गोरिथम्स। देन C++ बेसिक्स। यार ऐसा नहीं है कि मैं C++ के अलावा किसी और लैंग्वेज में इसको नहीं ला सकता था यार। C++ में ना मैंने इस कोर्स को इसलिए डिजाइन करा है क्योंकि यार इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज इज योर C++, है ना। C++ के अलावा आपको लोग बाग मिल जाएंगे जो उसको जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को जावा में भी करते हैं, इवन C लैंग्वेज में भी करते हैं। लेकिन क्या होता है ना, उन दोनों लैंग्वेज के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं C की, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिल पाते। वहीं मैं बात करूं जावा की, तो जावा में जो है आपके पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट नहीं होता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो यार ये सारी जो चीजें ना C++ में आपकी कवर्ड हो जाती। C++ में कुछ चीजें आपकी लैगिंग में नहीं आती, जिसके वजह से आपको DSA में कुछ भी चीज समझने या लिखने में प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें जो है ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होकर के बनाई है। पूरे कोर्स को मैंने अपने लेवल पे डिफाइन करा है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में जो है बॉश क्रैक करी थी। बॉश, इफ यू नो, इज अ वेल नोन जर्मन MNC। एंड इफ आई टॉक अबाउट माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज, इसमें मैंने IBM क्रैक करी थी, विच इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। करंटली आई एम इन माई थर्ड ईयर स्टडिंग इन मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु। So based on my experience, I do have a taste of working in a industry people. So इंडस्ट्री के अनुसार जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने करा है, जो मैंने सीखा है, जिस तरीके से सीखा है, उसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे अपने समझाने के तरीके पे बहुत भरोसा है गाइस। सो इफ यू ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू, मैं आपको इस तरीके से समझाऊं ना, अगर आपकी औकात हो और अगर आपकी हिम्मत हो, अगर आपकी ताकत हो, तो भूल के दिखाना।
ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जो मैंने समझाया आपको बस सुनना है, कुछ नहीं करना है। इवन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है वो तक मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन मैंने यार इसलिए इसमें इंक्लूड करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यार कई बार ये होता है ना, मैं इमेजिन कर रहा हूं आप लोगों में से बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना जेई क्रैक किया है। तो यार जेई जिन लोगों ने क्रैक किया है, या चलो जेई की प्रिपरेशन करी थी मैं ये बोलूं, तो सब लोगों को यार ये एक्सपीरियंस होगा जेई के टाइम्स में कि यार आप कोचिंग जाते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको प्रोफेसर पढ़ाने आता है, वो चैप्टर पढ़ाता है, आपको वो समझ में भी आ जाता है। नाउ आपको ऐसा लगता है कि यस आई एम रेडी टू गो फॉर द क्वेश्चंस, बट द डे क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपको ना कहीं एक पॉज लेना पड़ता है कि यार ठीक है, क्वेश्चन इस चैप्टर का इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपको, लेकिन ये समझ में आता है चालू कहां से करें, और चालू भी कर दिया तो यार आगे कैसे जाए। तो इसमें ना बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आप ये समझो कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, किसी भी क्वेश्चन को फ्रॉम स्टेप 1 टू द एंड क्या अप्रोच लगा करके सॉल्व करा जाता है। तो मैं आपको इस कोर्स में कोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे ज्यादा दिमाग लगाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, डीएसए का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे इकलौता कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन इस कोर्स में जो स्पेशल है ना वो ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में एकदम डीप जाकर के सिखाऊंगा। इतना ज्यादा कि यार कोडिंग से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि यार कोडिंग ना आप कर लोगे, ट्रस्ट मी, कोडिंग करना कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन लॉजिक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोड क्या करोगे, है ना, सीधी सी बात है। तो इस संवाद को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम लोग चालू कर रहे होंगे हमारी डीएससी की प्लेलिस्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड गाइस, एंड ये जो चीज है ये बहुत बड़ी है, ये कोर्स बहुत बड़ा है। सो यार आई नीड योर सपोर्ट गाइस, है ना। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं हुआ तो यार ये काम जो है मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल एंड इंस्टा प्रोफाइल्स के लिंक्स जो है वो ऐड ऑन कर दिए। यू कैन गो एंड वेरीफाई माई प्रोफाइल्स ऑल्सो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।